तो एनिमे के स्टार्टिंग में हम फूमिया को देखते हैं जो कि एक पैथेटिक लड़का है जिसके पास कोई सोशल लाइफ नहीं है और वो केवल वीडियो गेम में अच्छा है और वो जिंदगी को इस तरह देखता है कि लोग जिन्हें जिंदगी में एक बेसिक स्किन मिली है उनके लिए सब कुछ मुश्किल होता है। दूसरी तरफ क्लास लीडर जैसे लोग जिन्हें एक लेजेंडरी स्किन मिली है उनके लिए सब कुछ आसान होता है और उसके पास एक गर्लफ्रेंड है और कई सारे फ्रेंड्स हैं और एक शानदार सोशल लाइफ भी, और सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो अच्छा दिखता है। और कुछ हद तक फूमिया सही भी कह रहा है क्योंकि ऐसा असल जिंदगी में भी लागू होता है। हालांकि उसकी जिंदगी बदलने वाली है और जब उसने स्कूल के सबसे पॉपुलर लड़के को हरा दिया तो उसे उम्मीद थी कि अगले दिन हर कोई उसकी इस अचीवमेंट को पहचानेगा, लेकिन हकीकत में क्लासरूम में किसी को भी उसकी जीत की परवाह नहीं थी। और इसके बाद हम हनामी को देखते हैं जो कि क्लास की पॉपुलर लड़की है और वो एकेडमिक्स और स्पोर्ट में टॉप है और वो सबके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करती है और हर कोई उसे पसंद करता है और वो एक तरह से परफेक्ट है। और जब फूमिया ऐसे लोगों को देखता है तो वो यही सोचता है कि उसके जैसे लोगों के लिए जिंदगी बेकार है, इसीलिए वो अपना मूड ठीक करने के लिए वो अपना फेवरेट गेम खेलना शुरू करता है जिसमें वो पूरे जापान में सबसे अच्छा है। लेकिन उस दिन वो अपने सबसे बड़े राइवल का सामना करता है और खेलते समय वो नोटिस करता है कि उसका ओपोनेंट बहुत प्रैक्टिस कर चुका है और उस चीज में बेहतर हो रहा है जिसमें फूमिया अच्छा नहीं है। फिर भी वो अब तक अपने ओपोनेंट के लेवल तक नहीं पहुंच पाया और गेम के बाद दूसरा प्लेयर उसे कहीं मिलने और असल जिंदगी में एक दूसरे को जानने के लिए सजेशन देता है और फूमिया को समझ नहीं आता कि उसे उससे मिलना चाहिए या फिर नहीं। और ये सोचते हुए भी आखिर में वो जाने का फैसला करता है और अगले दिन वो उनकी तय की गई जगह पर पहुंचता है और उसे अजीब लगता है जब दूसरा प्लेयर कहता है कि उसने स्कर्ट पहनी हुई है। और फिर वो एक लड़की को देखता है और वो उससे पूछता है क्या वो वही प्लेयर है और दोनों के लिए हैरानी की बात ये होती है कि वो दूसरी प्लेयर और कोई नहीं हनामी होती है जो स्कूल की परफेक्ट गर्ल है। और ये जानकर फूमिया चौंक जाता है, लेकिन वहीं पर हनामी और भी निराश हो जाती है और उसे उम्मीद थी कि जो इंसान उसे हमेशा गेम में हराता है वो असल जिंदगी में उससे बेहतर होगा, ना कि ऐसा लड़का जिसकी कोई लाइफ ही नहीं है। और उसकी ये बात सुनकर फूमिया को गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहता है ये उसकी गलती नहीं है कि वो गुड लुकिंग नहीं है और एथलेटिक ना होने के बात पर वो कहता है कि वो ऐसा ही पैदा हुआ है और इसे बदलना इम्पॉसिबल है। लेकिन हनामी जैसी लड़कियां ये कभी नहीं समझ सकती। हालांकि हनामी उसे बताती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वो खुद ऐसा मानता है और अगर वो वीडियो गेम्स की तरह जिंदगी को देखे तो सब कुछ बदल सकता है। और उसे ये समझना होगा कि असल जिंदगी भी एक ग्रेट गेम है जिसे उसने अभी तक खोजा नहीं है, लेकिन इस बात का सम्मान करते हुए कि फूमिया ने उसे हर बार हराया है और इसीलिए इस बार वो उसका एहसान चुकाएगी उसे बदलकर। और वो उसका हाथ पकड़ती है और उसे अपने घर ले जाती है जहाँ पर वो कई चीजें समझाती है। सबसे पहले उसका गोल होना चाहिए कि वो असल जिंदगी में भी ऐसी लाइफ बनाए जैसे वो वीडियो गेम में जीता है और इसे हासिल करना ज्यादा मुश्किल नहीं है और इसके लिए उसे बस दो चीजों के ऊपर ध्यान देना होगा, पोस्चर और एक्सप्रेशन। और इन दोनों चीजों के ट्रेनिंग से वो एक बड़ा बदलाव महसूस करेगा। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि उसे जिंदगी को एक गार्बेज गेम की तरह देखना बंद करना होगा और इसे सबसे मजेदार गेम मानना होगा। और जिस तरह वो जापान में बेस्ट प्लेयर है अब उसे असल जिंदगी में भी बेस्ट बनना होगा और उसे भागना बंद करना होगा। और इन सभी बातों से फूमिया को एहसास होता है कि उसने अब तक कितनी गलतियां की हैं और उसने खुद को कभी बदलने की कोशिश ही नहीं करी और उसने बस हालातों को ऐसे ही एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन अब जब कम से कम एक पर्सन ने उसे पहचाना है तो वो इसे आजमाने के लिए तैयार है और रियल गेम अब शुरू होता है। और हनामी के घर से निकलते टाइम वो उसे बताती है कि कुछ समय तक उसे मास्क पहनकर अपनी स्माइल की प्रैक्टिस करनी चाहिए और घर पहुंचकर फूमिया ऐसा ही करता है लेकिन ज्यादा अच्छे से नहीं कर पाता। और अगले दिन दोनों मिलते हैं और हनामी उसे बताती है कि अब से उनकी जिंदगी गोल पर बेस्ड होगी, छोटे और बड़े दोनों ही। और फूमिया का मेन गोल सोशल लाइफ बनाना है और उसका लॉन्ग टर्म गोल ये है कि ये साल खत्म होने से पहले उसकी एक गर्लफ्रेंड हो। लेकिन फूमिया को ये इम्पॉसिबल लगता है क्योंकि उसे तो ये भी नहीं पता कि दूसरों से बात कैसे करे। हालांकि हनामी के पास पहले से ही एक प्लानिंग है ताकि वो इसमें उसकी मदद कर सके और वो उसे बताती है कि आज उसे शुरुआत करनी होगी अपने क्लास में उसके पास बैठी दो लड़कियों से बात करके और सबसे पहले उसे इसूमी से बात करनी होगी। और फूमिया अपने मास्क के साथ बातचीत करने के लिए पूछता है कि क्या उसके पास टिश्यूज हैं क्योंकि वो अपने लाना भूल गया है और इसूमी कहती है कि उसके पास नहीं है। और इसके बाद हम उसकी पीछे वाली लड़की किकुची को देखते हैं और अब अगली लड़की मनामी है जो पूरे स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की में से एक है। और वहीं पर फूमिया काफी नर्वस महसूस करता है लेकिन अपने डर के बावजूद वो उससे बात करने का फैसला करता है। और हालांकि जब वो बोलता है तो लड़की की चीयरफुल एटीट्यूड देखकर वो हैरान रह जाता है और वो समझ नहीं पाता कि क्या कहना चाहिए और वो किसी तरह एक जोक सुना देता है और मनामी को वो बहुत पसंद आता है। लेकिन चीजें तब मुश्किल हो जाती है जब नीमू वहाँ पर आ जाता है और वो मनामी से पूछता है कि आखिर वो किस बात पर हंस रही है और वो उसे बताती है कि फूमिया ने एक जोक सुनाया था। हालांकि नींबू और उसके दोस्त इसे फनी नहीं समझते और हवा में ऑकवर्डनेस साफ महसूस की जा सकती थी, लेकिन हनामी सही टाइम पर आकर उसे इस सिचुएशन से बचा लेती है और वो नींबू से कहती है कि वो फूमिया से इसलिए गुस्सा है क्योंकि उसने उसे एक वीडियो गेम में हरा दिया था और यही एटीट्यूड की वजह से उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया। Emotional damage। और इसके बाद फूमिया और बाकी लोग हनामी को थैंक यू करते हैं क्योंकि उसने बीच में आकर मामला संभाल लिया और मनामी भी उसी तरह अलग अंदाज में थैंक यू करती है।
और उस घटना के बाद हनामी बताती है कि नीबू अब मौके ढूंढेगा ताकि वो फूमिया का मजाक उड़ा सके, इसलिए उसको खुद को डिफेंड करना सीखना होगा। और अगले दिन हनामी उसे एक गुड कॉन्वर्सेशन की बेसिक सिखाती है और ये भी कि कैसे बातचीत के दौरान टॉपिक खत्म ना हो। और वो उसे ढेर सारे नोट देती है जिसमें कई सारे टॉपिक लिखे होते हैं और फिर वो उससे पूछती है उससे क्या लगता है एक कॉन्वर्सेशन कैसे फ्लो करती है। फूमिया जवाब देता है कि उसने देखा है कि मनामी बातचीत करते दौरान मौजूदा टॉपिक्स को आगे बढ़ाती है और यही चीज उसे भी करना चाहिए। और इसके बाद हनामी उसकी पोस्टर ठीक करती है और वो उससे कहती है आज शाम वो अपने फ्रेंड्स ग्रुप के साथ घर जाएगा। और अब घर जाते समय फूमिया काफी नर्वस होता है लेकिन फिर भी वो अपना गोल पूरा कर लेता है। हालांकि दिन यहीं पर खत्म नहीं होता क्योंकि उसे ये नहीं पता था कि मनामी उसी नेबरहुड में रहती है जहाँ पर वो रहता है और इसीलिए दोनों साथ में घर जाते हैं। और रास्ते में फूमिया उससे पूछता है कि वो हमेशा इतनी चेयरफुल कैसे दिखती है, तो मनामी उसे बताती है कि कभी कभी वो भी सैड होती है जैसे हर कोई होता है, लेकिन उसने सीखा है कि वही पल होता है जब उसे सबसे ज्यादा स्माइल करनी चाहिए ताकि वो अपने प्रॉब्लम्स का सामना कर सके। और अब अगले दिन हनामी उसे बताती है कि इस सैटरडे वो पूरा दिन उसके साथ बिताएगा और ये पहले से फैसला हो चुका था। लेकिन फूमिया देर से पहुंचता है और फिर भी हनामी उसे माफ कर देती है क्योंकि वो तैयार होने में ज्यादा समय ले रहा था। और फिर हनामी उसे बताती है कि आज का गोल है उसकी स्किन लेवल अप करना और इसे हासिल करने के लिए वो दोनों शॉपिंग करने जाते हैं। और स्टोर में वो उसे सलाह देती है कि अगर उसे ये समझ नहीं आ रहा कि कौन से कपड़े खरीदने चाहिए या फिर क्या उस पर सूट करेगा तो उसे हमेशा पुतले के आउटफिट को देखना चाहिए क्योंकि वो आमतौर पर गलत नहीं होते। लेकिन जैसा कि वो एक इंट्रोवर्ट है वो कपड़े को ट्राई करने को लेकर पूछने से डरता है। और हेयर कट और कपड़ों को चेंज करने के बाद वो लोग एक रेस्टोरेंट जाते हैं ताकि अपने प्लान के अगले स्टेप पर चर्चा कर सके। हालांकि जब उनको अपना खाना सर्व किया जाता है तो सरप्राइज हो जाते हैं ये देखकर कि उनको सर्व करने वाली और कोई नहीं बल्कि किकुची है। और किकुची भी उनको साथ देखकर थोड़ा हैरान हो जाती है। लेकिन इस सिचुएशन की वजह से हनामी के दिमाग में काफी अच्छा आइडिया आता है और वो फूमिया से कहती है उसकी गर्लफ्रेंड किकुची ही होगी। और पहले तो फूमिया को समझ नहीं आता कि उसने ऐसा क्यों कहा, लेकिन फिर हनामी उसे समझाती है कि जब उसने इसुमी से टिश्यू मांगा था तो किकुची कुछ पहले से ही टिश्यूज निकालकर तैयार कर चुकी थी। इससे पता चलता है वो उसमें इंटरेस्ट रखती है। और उस रात फूमिया अपना पहला गोल कंप्लीट कर लेता है और उसकी छोटी बहन भी इस चीज को नोटिस करती है कि अब वो ज्यादा खुश लग रहा है और पूछती है क्या आखिरकार उसे कोई गर्लफ्रेंड मिल गई। और अगले दिन फूमिया ये बड़ी खबर हनामी को बताने के लिए उसके पास जाता है। वहीं पर हनामी कहती है अब आगे बढ़ने का समय आ चुका है, इसके लिए उसे स्कूल की किसी लड़की के साथ डेट पर जाना होगा और वो लड़की हनामी नहीं होगी। और इसके अलावा इस वीक उसका टास्क होगा कि वो इसुमी के साथ दिन में कम से कम 2 बार बातचीत शुरू करे। तो फूमिया पूछता है उसे ऐसा क्यों करना चाहिए, तो हनामी उसे समझाती है जब लड़के दूसरी लड़कियों से बातचीत करते हैं तो वो और भी अट्रैक्टिव लगते हैं। इसका मतलब होता है कि वो लड़कियों के साथ इंटरेक्ट करना जानते हैं। और अब प्रैक्टिस सेशन शुरू होता है और फूमिया अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो इसुमी के साथ एक डिसेंट कन्वर्सेशन कर सके। हालांकि वो अभी भी इसमें उतना अच्छा नहीं है और उनकी कनेक्शन को ज्यादा खास नहीं बन पाती, लेकिन उम्मीद की एक किरण दिखती है क्योंकि जब वो लाइब्रेरी में होता है तो किकुची वहाँ पर आती है और वो उसे स्वीट गर्ल कमेंट करता है कि क्योंकि वो हमेशा उसे लाइब्रेरी में देखता है। और किकुची काफी एक्साइटेड होती है जब उसे पता चलता है कि फूमिया भी वही बुक सीरीज पढ़ रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि फूमिया ने असल में वो बुक बस दिखावे के लिए उठाई थी ताकि वो इसुमी से बात करने के बारे में सोच सके। और फिर फूमिया ये दिखाने की कोशिश करता है कि उसे इस बुक के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता और लगता है वो इस चीज में सक्सेस हो जाता है क्योंकि किकुची उसे बताती है कि ये पहली बार है जब उसने किसी के साथ इतनी अच्छी कॉन्वर्सेशन का मजा लिया है। और वो ये भी बताती है कि वो एक नॉवल लिख रही है और वो चाहती है कि फूमिया उसका पहला रीडर बने। और फूमिया भी खुशी खुशी इस बात के लिए एग्री कर देता है और किकुची उसे बाय कहकर चली जाती है। और बाद में फूमिया ये सब हनामी को बताता है और वो कहती है भले ही उसे उन बुक्स के बारे में कुछ ना पता हो, लेकिन गोल तो गोल होता है और उसे इसे एक मौके के रूप में लेना चाहिए और इसका एडवांटेज उठाकर किकुची के साथ एक डेट पाने की कोशिश करनी चाहिए। और उसने अपना वीकली मिशन भी पूरा कर लिया और भले ही वो इसुमी के साथ कुछ खास कनेक्शन नहीं बना पाया, लेकिन एक वीडियो गेम की तरह अब उसके पास एक सेव पॉइंट है जहाँ से वो फिर से शुरुआत कर सकता है। और हनामी से बातचीत करने के बाद फूमिया जाने ही वाला होता है कि उसे इसुमी थोड़ी सैड दिखती है और फिर वो रुककर पूछता है कि क्या हुआ। और पहले तो इसुमी कहती है कि सब ठीक है, लेकिन जैसे ही फूमिया जाने के लिए मुड़ता है वो अचानक उससे पूछती है क्या वो उसे वो गेम सिखा सकता है जिसमें वो इतना ज्यादा प्रो है। और घर जाते हुए इसुमी बताती है कि उसे इसमें इंटरेस्ट है क्योंकि उसे नकानो को इम्प्रेस करने के लिए कोई तरीका चाहिए और उसे इतना पता है कि नकानो बस स्मैश ब्रोस खेलता है और क्योंकि फूमिया इस गेम में काफी अच्छा है और इसलिए उसने उसकी मदद मांगी और बिना कोई समय गवाए वो इसुमी के घर जाते हैं। और जैसे ही बात वीडियो गेम्स की आती है फूमिया की एटीट्यूड पूरी तरह बदल जाती है और अब वही कमांड देने लगता है और फिर वो उसे गेम्स के सारे बेसिक समझाने लगता है और उसे कुछ कॉम्बोज और कैरेक्टर एबिलिटी दिखाता है। और इसुमी उसकी नॉलेज देखकर काफी चौंक जाती है पर इस बात से भी कि इस गेम को लेकर कितना डेडिकेटेड है। और फिर फूमिया उसे बताता है कि उसके लिए बेस्ट बनने या रिकॉग्निशन पाने की बात नहीं है, उसके लिए सबसे जरूरी चीज है चैलेंजेस। और पहले ही वो सोचता था कि चैलेंजेस सिर्फ वीडियो गेम में होते हैं, लेकिन किसी ने उसे दिखाया कि असल जिंदगी में भी कई चैलेंजेस होते हैं और अब वो इन्हें अपनाने के लिए तैयार है। और सबसे क्यूरियस बात यह है कि जब फूमिया ये सब कह रहा होता है तो वो धीरे धीरे हनामी जैसा लगने लगता है और बाद में फूमिया की किकुची से मुलाकात होती है और इस बार वो हनामी की एडवाइस को फॉलो न करने का फैसला करता है और वो उसे पूरी सच्चाई बता देता है कि उसे उस बुक के बारे में कुछ भी नहीं पता था और असल में उसने उस बुक को इसलिए उठाया था क्योंकि वो सबसे पास में रखी थी। लेकिन अब जब वो एक दूसरे को जानते हैं तो वो दोनों ईमानदारी से उन बुक्स को पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं। और अगर अब किकुची नहीं चाहती कि वो उसका नोवेल पढ़े तो फूमिया
इसे अच्छी तरह समझेगा। और फूमिया को लग रहा था कि वो गुस्सा होगी या फिर कुछ तो कहेगी, लेकिन किकुची मुस्कुराकर कहती है कि कोई बात नहीं, वो जब चाहे तब बुक्स पढ़ सकता है। और जहाँ तक उसकी नॉवल की बात है, वो अब भी चाहती है कि फूमिया उसे पढ़े। और बाद में फूमिया ये सब हनामी को बताने ही वाला होता है, लेकिन इससे पहले ही नकामो के दोस्तों से गेमिंग रूम ले जाते हैं और वहाँ पर नकामो उसके साथ रीमैच करने के लिए इंतजार कर रहा होता है। हालांकि फूमिया कहता है कि ये बेवजह है, लेकिन नकामो फिर भी इंसिस्ट करता है। तभी वहाँ पर इसूमी भी आ जाती है और उसके साथ एक लड़कियों की ग्रुप भी होती है, जिसमें एरिका जो एक खुद एक पॉपुलर लड़की है वो भी शामिल होती है। और फिर बैटल शुरू होती है, या फिर इसे बैटल कहना भी सही नहीं होगा, क्योंकि फूमिया आसानी से नकामो को हरा देता है। लेकिन नकामो हार मानने वाला नहीं है और वो फिर से खेलने की जिद करता है। और दूसरी तरफ हनामी को लगता है कि फूमिया के साथ कुछ हो रहा है और वो इसकी जांच करने लगती है। और कुछ देर बाद वो क्या हो रहा है ये पता लगा लेती है और वहीं पर मैचेस कंटिन्यू रहती है। और चाहे कुछ भी किया जाए, फूमिया अभी भी नकानो से काफी बेहतर है। हालांकि एक अटैक जो फूमिया ने किया था वो पूरा नहीं पड़ता और एक बार नकानो ने उसे ब्लॉक कर दिया, पर आखिरकार वो अपनी हार मान लेता है। लेकिन फिर एरिका जो ये सब देख रही थी, गुस्से में कहती है कि फूमिया किसी काम का नहीं है और वो कहती है कि उसने हर दिन प्रैक्टिस की फिर भी वो कुछ नहीं कर पाई और फूमिया की एफर्ट्स का कोई वैल्यू नहीं है। और इसी टाइम पर हम फूमिया को पहली बार गुस्से में देखते हैं और फूमिया अपनी सीट से उठकर गुस्से में चिल्लाता है और कहता है तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रही हो। और वो कहता है एरिका जैसी सुपरफिशियल लड़की कभी एफर्ट और पैशन का मतलब ही नहीं समझ सकती और वो किसी के एफर्ट को इस तरह डिस्पैरेज नहीं कर सकती, और अगर कोई बेकार है तो वो खुद है। और फूमिया के अलावा इसुमी भी एरिका को कुछ सच्चाई सुनाती है और इसके बाद आखिरकार एरिका वहाँ से चली जाती है। और इस पूरी घटना के बाद फूमिया और इसुमी दोनों को नकामो का रिस्पेक्ट मिल जाता है। और कुछ दिनों बाद हनामी फूमिया से पूछती है कि उसने अब तक किकुची को मूवी देखने के लिए इन्वाइट क्यों नहीं किया। फूमिया कहता है उसे अभी सही समय नहीं लग रहा, लेकिन इसी दौरान जब वो बाहर जाने की बात कर रहे होते हैं, फूमिया अचानक हनामी को मूवी पर चलने के लिए इन्वाइट कर देता है। और हनामी कहती है कि उस दिन उसका कुछ और प्लान है। हालांकि बाद में वो उसके घर पर कोई मूवी देख सकते हैं। और ये सुनकर फूमिया पहली बार एक्साइटेड महसूस करता है और उसे हनामी के साथ कोई रोमांटिक डेट में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उसके अंदर कुछ जाग चुका है, जैसे उसने कोई सीक्रेट मिशन अनलॉक कर लिया हो। और अब अगले दिन मिजू उससे कहता है कि और उसे एरिका को बताई गई उसकी बातें काफी पसंद आई। और असल में मिजू भी यही कहना चाहता था, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं थी। और अब उसे लगता है कि फूमिया सच में काफी अच्छा इंसान है और वो सजेस्ट करता है कि वो कभी बाहर घूमने जाए। और फूमिया की सोशल लाइफ पहले से काफी बेहतर होती दिख रही है। और अब हनामी उससे कहती है कि वो अब इसका पूरा फायदा उठाए और किसी और को भी आउटिंग पर इन्वाइट करे, क्योंकि इसुमी से उसकी अच्छी बॉन्डिंग हो रही थी। तो फूमिया उसे इन्वाइट करता है और वो सजेस्ट करता है क्योंकि नकामो का बर्थडे आ रहा है तो वो दोनों मिलकर उसके लिए कुछ गिफ्ट देख सकते हैं। और इसुमी ये सुनकर खुश हो जाती है और तुरंत हाँ कर देती है। और इस तरह सैटरडे को फूमिया, हनामी और इसुमी और मिजू शॉपिंग के लिए निकलते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ खरीदना शुरू करे, हनामी ने फूमिया को आज का टास्क दिया था अपना सुझाव देना, जैसे लंच के लिए कोई जगह बताना। लेकिन फूमिया के लिए थोड़ा मुश्किल लगता है और वो फिर से अपने कंफर्ट जोन में जाने लगता है। और हालांकि इस आउटिंग के दौरान उसकी बात करने और दूसरों से कम्युनिकेट करने के स्किल में काफी सुधार आता है। और शॉपिंग के दौरान इसुमी उससे ऐसी बात कहती है जो उसे गहरी सोच में डाल देता है कि हनामी और मिजू डेट कर रहे हैं। और इसके बाद आगे बढ़ते हुए फूमिया इसुमी को सजेस्ट करता है कि वो नकामो के लिए गिफ्ट के तौर पर हेयर जेल खरीदे और ये आइडिया परफेक्ट साबित होता है। और अब वो चारों मिलकर स्टोर में जाते हैं और मिजू फूमिया को एक मॉडल की तरह यूज करता है और वो फूमिया के बालों पर जेल लगाता है। और जब फूमिया खुद को मिरर में देखता है तो उसे एहसास होता है कि वो सच में बदल चुका है और बेहतर इंसान बन रहा है। और अब उसके अंदर नई मोटिवेशन आ जाती है और वो लाइफ के इस गेम को और बेहतर तरीके से खेलने के लिए पूरी तरह तैयार है। और इसके बाद आउटिंग खत्म हो जाती है और हनामी मिजू के साथ चली जाती है। और अब अगले हफ्ते फूमिया उससे पूछना चाहता है कि क्या वो और मिजू डेट कर रहे हैं, लेकिन हनामी बार बार बात बदल देती है और वो उसे याद दिलाती है कि उसने सेटर का ऑब्जेक्ट पूरा नहीं किया। हालांकि फूमिया के एफर्ट्स को देखते हुए वो उसे ये बात मानने देती है। और अब कहानी और भी दिलचस्प मोड़ लेने वाली है। स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट इलेक्शन शुरू हो चुकी है और इस बार दो लड़कियां इस पोजीशन के लिए खड़ी हुई हैं, हनामी और मिनामी। और इसके बाद हनामी खुद फूमिया से कहती है कि वो मनामी की कैंपेन का मैनेजर बनेगा। और फूमिया हैरान रह जाता है और पूछता है तुमने ऐसा फैसला क्यों लिया, जिस पर हनामी मुस्कुराकर कहती है मुझे लगता है कि ये काफी रोमांचक होने वाला है। और हनामी बताती है कि मनामी की सबसे बड़ी ताकत उसकी कम्युनिकेशन स्किल है और ये इलेक्शन में उसके बहुत काम आएगी। लेकिन फूमिया को चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हनामी को पूरा भरोसा है कि वही जीतेगी, या शायद चीजें इतनी आसान नहीं होगी। और कुछ ही मिनट बाद फूमिया की मुलाकात मिनामी से होती है और वो थोड़ा नर्वस महसूस करता है, लेकिन फिर भी हिम्मत करके उसे ऑफर देता है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा कैंपेन मैनेज कर सकता हूँ। और मिनामी उसकी बात सुनकर मुस्कुराती है, लेकिन फिर धीमे से कहती है थैंक यू, लेकिन मेरे पास पहले से एक कैंपेन मैनेजर है। और ये सुनकर फूमिया को ज्यादा हैरानी नहीं होती क्योंकि अगर वो मिनामी की जगह होता तो शायद वो भी ऐसा ही करता। और थोड़ा सोचने के लिए वो लाइब्रेरी चला जाता है और वही उसकी मुलाकात किकुची से होती है। और फूमिया उसे इलेक्शन के बारे में पूछता है, जिस पर किकुची मुस्कुराते हुए जवाब देती है वो ऐसा नहीं सोचती कि विनिंग और लूजिंग के बारे में है। और वो मानती है मिनामी स्कूल में चीजों को बदलना चाहती है, लेकिन उससे भी ज्यादा वो अपने बारे में कुछ बदलना चाहती है, ठीक वैसे ही जैसे वो खुद भी बदलना चाहती है। और ये सुनकर फूमिया उससे पूछता है वो क्यों बदलना चाहती है, लेकिन किकुची को अपने बात पर थोड़ा एम्बैरेस फील होता है। और जब फूमिया ये सोचते हुए जोर से कहता है कि वो काफी सुंदर लग रही है, और ये सुनकर वो और भी ज्यादा ब्लश करने लगती है। और ये बातचीत फूमिया को सोचने पर मजबूर कर देती है कि जब एक पॉपुलर लड़की जैसी मिनामी बदलना चाहती है तो वो असल में क्या बदलना चाहती है। और ये सवाल उसके दिमाग में घूमता रहता है अगले दिन तक, जब वो उन दोनों लड़कियों को एक साथ देखता है और बाद में कैंपेन्स के दौरान वो दोबारा मिनामी से मिलता है और वो उसे
अपने प्रपोजल दिखाती है और फूमिया नोटिस करता है कि सब कुछ बहुत खराब तरीके से लिखा गया है और इसीलिए वो इसे रिवाइज करना शुरू करते हैं और फूमिया इसे समझ के करेक्ट करने में कामयाब हो जाता है, जिससे मनामी हैरान हो जाती है और वो उसकी मदद करने के लिए डिटरमिन और वो उसे बताता है कि वो उन कामों में मदद कर सकता है जिसमें बहुत सारी ब्रेन पावर की जरूरत होती है और मिनामी जानती है कि उसका दोस्त बहुत बड़ी मदद कर सकता है और वो उससे पूछती है वो उसकी मदद करने के लिए इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है। तो फूमिया सीरियस होकर मनामी को बताता है कि वो हनामी को हराना चाहता है और वो हमेशा फर्स्ट प्लेस पर आ जाती है, लेकिन इस बार ये बदल जाएगा और भला इससे बेहतर चैलेंज क्या हो सकता है कि स्कूल के सबसे बिलोबिड लड़की को हराया जाए। और अब क्लास में फूमिया सोचता है कि फाइनल बॉस को कैसे हराया जाए और हनामी के पास जीतने के लिए सब कुछ है, लेकिन कोई भी इनविंसिबल नहीं होता, ठीक वैसे ही जैसे वो वीडियो गेम में उसे हमेशा हरा देता है। लेकिन गेम ऑफ लाइफ में उसके पास एक बड़ा एडवांटेज है और जितनी एडवाइस उसने अब तक उसे दी है उससे शायद उसे हराने का एक मौका मिल सकता है। और बाद में मिनामी और फूमिया स्पोर्ट्स क्लब जाते हैं और हमेशा की तरह मिनामी अजीब हरकतें करने लगती है और कुछ सेकंड बाद वो अपने सारे प्रपोजल समझाने लगती है जिन्हें फूमिया ने तैयार किया था। और वहाँ पर हैरानी की बात यह होती है कि सभी लड़कियां उनकी बात मान जाती है और बाद में पार्क में मिनामी फूमिया को थैंक यू करती है उसके लिए वो जो कुछ भी कर रहा है। और फूमिया उससे पूछता है वो हनामी को हराना क्यों चाहती है और मिनामी कुछ ऐसा कहती है जो काफी सैड भी है और सच भी है। कोई भी सेकंड प्लेस को याद नहीं रखता और किसी को नहीं पता कि जापान का सबसे ऊंचा दूसरा पहाड़ कौन सा है या दुनिया की सबसे लंबी दूसरी नदी कौन सी है। और ठीक वैसे ही कोई ये याद नहीं रखता कि वो हर चीज में सेकंड प्लेस पर आती है और असल में पिछले सेमेस्टर में वो थर्ड प्लेस पर थी, लेकिन किसी ने नोटिस तक नहीं किया और हमेशा नंबर 1 ही सबसे ज्यादा स्टैंड आउट करता है। और फूमिया उसे किसी तरह इंकरेज करना चाहता है, लेकिन मिनामी उन लोगों में से है जो हमेशा हैप्पी दिखते हैं भले ही वो अंदर से खुश ना हो और वो अपनी फीलिंग्स को छुपाना पसंद करते हैं ताकि दूसरों को चिंता ना हो। और ये सब फूमिया को हनामी को हराने के लिए और भी ज्यादा डिटरमिन बना देता है और इस पूरी प्रक्रिया में उसकी दूसरों से जुड़ने की स्किल भी बेहतर हो जाती है। और फिर फूमिया कुछ चीजों में टामा से मदद मांगता है और उन्हें करने के बाद टामा उसे मिनामी का ख्याल रखने के लिए बोलती है क्योंकि वो इतनी मेहनत करती है कि उसे ये एहसास ही नहीं होता कि वो उसके लिए बुरा हो सकता है। लेकिन टामा जानती है कि फूमिया उसका ख्याल रखेगा और चीजें बेहतर होती जा रही हैं और अब फूमिया मिनामी के साथ कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट कर सकता है जिसे हनामी भी नोटिस करती है। और अब आखिरकार वो दिन आ जाता है और स्पीचेस देने का समय भी आ जाता है, लेकिन कुछ ऐसा होता है जो फूमिया और मिनामी को पूरी तरह स्पीचलेस कर देता है। और जब हनामी अपनी स्पीच देती है और अपने प्रपोजल बताती है तो वो वही स्पीच होती है जो मनामी देने वाली थी और ये उन्हें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल देता है। हालांकि फूमिया के पास प्लान बी था जो असल में मिनामी को स्टैंड अप कॉमेडी करवाने का था और ये प्लान काम भी कर जाता है और वहाँ मौजूद सभी लोग हंसते हैं और पूरी स्पीच का मजे लेते हैं। और इसके बाद वोटिंग का दिन आ जाता है, लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद वो लोग हनामी को नहीं हरा पाते और ये जानकर वो लोग थोड़ा सैड हो जाते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि जो कुछ भी उन्होंने किया वो सब सही था और उन्होंने लास्ट तक लड़ाई लड़ी। और कुछ दिनों बाद हनामी फूमिया से कहती है कि उन्होंने बहुत मेहनत की, लेकिन उनकी गलती ये थी कि उन्होंने उसे अंडर एस्टिमेट किया था और शायद अगली बार वो लोग जीत जाए। लेकिन अब जब ये सब कुछ खत्म हो चुका है तो ये प्लान पर लौटने का समय है और अब उसे एक लड़की को इन्वाइट करना है बाहर जाने के लिए और उसके पास एक परफेक्ट बहाना है। और हनामी फूमिया को थिएटर प्ले के 2 टिकट देती है किकुची को इन्वाइट करने के लिए और फूमिया ऐसा ही करता है और वो लाइब्रेरी में जाता है और उसे आस्क आउट करता है और किकुची भी इसके लिए हाँ कर देती है। और बाद में लाइब्रेरी से निकलने के बाद फूमिया को एहसास होता है कि टामा देख रही है क्योंकि हनामी और मिनामी एक साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं और वो उसे बताती है कि इलेक्शन हारने के बाद से मिनामी और भी मुश्किल ट्रेनिंग कर रही है ताकि वो हनामी को एथलेटिक्स में हरा सके। और ये उसे परेशान करता है क्योंकि उसे लगता है कि मिनामी खुद को जरूरत से ज्यादा पुश कर रही है, लेकिन फूमिया उसे बताता है कि सब कुछ ठीक होगा, वो काफी स्ट्रॉन्ग है। हालांकि इस बार टामा सही कह रही है क्योंकि हम देख सकते हैं कि मिनामी खुद को हद से ज्यादा पुश कर रही है, इतना ज्यादा कि उसका शरीर से संभाल नहीं पा रहा और इसीलिए फूमिया उससे बात करना चाहता है और वो उससे पूछता है वो हनामी को हराने के लिए इतनी डेस्परेट क्यों है। और वो उसे उस पहली बार के बारे में बताती है जब उसने हनामी के साथ मुलाकात की थी और पहली बार जब उसने उसे हराया था उस टाइम बास्केटबॉल मैच चल रहा था और मैच खत्म होने ही वाला था और जिस टीम ने आखिरी पॉइंट स्कोर किया वही जीतने वाली थी। और आखिरी पल में हनामी ने बॉल फेंकी और उसकी टीम जीत गई और हारने के बावजूद मिनामी के टीम के प्लेयर सैड नहीं थे, वो इतने दूर तक पहुंचकर हैप्पी थे। लेकिन ये भावना मिनामी के साथ नहीं थी और कुछ दिनों बाद उसने फाइनल देखे और इस बार हनामी की टीम हार गई और हालांकि उसकी टीम की तरह ही हनामी की टीम भी हैप्पी थी कि वो लोग फाइनल तक पहुंच पाए, लेकिन हनामी नहीं थी। और उसी पल उसे एहसास हुआ कि वो दोनों एक जैसे हैं, इसलिए वो हैरान रह गई जब वो दोनों एक ही हाई स्कूल में पहुंच गए और इतनी सिमिलर होने के बावजूद वो कभी भी उसे किसी चीज में नहीं हरा पाई और चाहे वो कुछ भी कर ले हनामी हमेशा उससे ज्यादा एफर्ट डालती है और वो खुद को उसमें पूरी तरह झोंक देती है। और इन सब ने मिनामी को एक अजीब एहसास में डाल दिया और उसे समझ नहीं आ रहा कि वो अपने जिंदगी के साथ क्या करे और अब उसे किसी भी चीज में मोटिवेशन नहीं मिल रहा और वो बस जैसे तैसे एग्जिस्ट कर रही है। और इसी वजह से उसने प्रैक्टिस पर जाना बंद कर दिया और बाद में ट्रैक एंड फील्ड टीम भी छोड़ दी और ये सब फूमिया और टामा को चिंता में डाल देता है और इसीलिए वो उसे साथ में घर चलने और थोड़ी देर बात करने के लिए कहते हैं। और स्कूल से बाहर आते ही टामा उससे पूछती है कि वो कैसा महसूस कर रही है और अब मिनामी अपनी भावनाओं को और ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाती और वो कहती है कि वो हमेशा सेकंड प्लेस पर ही रहेगी और हमेशा हनामी से पीछे। हालांकि वो उसे एडमायर भी करती है और हनामी एक एडमायरेबल गर्ल है, हमेशा मेहनत करने वाली और हमेशा मुस्कुराने वाली और हमेशा दूसरों के प्रति काइंड और कभी भी दिखावा न करने वाली और वो उसकी तरह बनना चाहती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती और उसे लगता है कि सबसे बुरा यही है कि और हनामी उसके जिंदगी में हमेशा मेडल लाती रहती है
है और हमेशा उसके रास्ते में आ जाती है और हमेशा इतनी अनोइंग होती है और वो मिनामी को कभी शाइन नहीं करने देती और वो दोनों उसकी हर बात बहुत ध्यान से सुनते हैं। और तभी टामा उसे अपनी असली अहमियत का एहसास दिलाती है और वो कहती है कि एक चीज है जिसमें मिनामी हमेशा नंबर 1 है और वो है सबसे ज्यादा नासमझ होने में। और वो इतनी नासमझ है कि उसे ये भी नहीं दिखता कि वो कितने लोगों की मदद करती है और इतनी नासमझ कि उसे ये एहसास तक नहीं होता कि उसकी सारी मेहनत कितनी कीमती है और इतनी नासमझ कि उसे ये भी समझ नहीं आता कि मिनामी ही वो इंसान थी जिसने उसे अकेलेपन से बाहर निकाला और वो उसकी हीरो है चाहे वो कहीं भी हो और उसके लिए मिनामी हमेशा नंबर 1 रहेगी। और ये सब मिनामी को होश में लाने में मदद करता है और उसे चीजों को एक नए नजरों से देखने का मौका मिलता है और किसी तरह वो अपने सभी थॉट से खुद को अलग कर देती है और इसलिए वो दोबारा ट्रैक एंड फील्ड क्लब में शामिल हो जाती है और अब जीतने पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देने के बजाय वो इस बार इंजॉय करने पर ध्यान देती है और खास तौर पर अपने दोस्तों के साथ। और कुछ समय बाद जब समर वेकेशन आखिरकार आ चुकी है, हनामी फुमिया को उन सभी चीजों के बारे में बताती है जो उसे करना है और सबसे जरूरी काम है किकुची के साथ एक डेट पर जाना और सब कुछ परफेक्ट बनाने के लिए वो लोग एक रिहर्सल करेंगे और इस बार हनामी किकुची का कैरेक्टर निभाएगी और फुमिया को अपनी पूरी कोशिश करनी होगी कि डेट अच्छे से जाए। और अब फेक डेट शुरू होती है लेकिन फुमिया को ये काफी अनकंफर्टेबल लगता है कि हनामी अजीब तरीके से एक्ट कर रही है, फिर भी उसे इसे सहन करना होगा। और उनकी पहली स्टॉप एक कपड़े की दुकान होती है जहाँ पर हनामी उसे एक बैकपैक गिफ्ट करती है लेकिन फिर भी ये फुमिया को अनकंफर्टेबल महसूस कराता है और हिनामी समझाती है कि ये बैकपैक काफी वन आउट हो चुका है, इसलिए वो एक पिन लेने जाएंगे ताकि यहाँ पर जो फटा हुआ है उसको कवर किया जा सके। और इसके बाद वो लोग वीडियो गेम एरिया में जाते हैं जहाँ पर वो कुछ राउंड स्मैश ब्रोस खेलते हैं और जैसा कि हमेशा होता है फुमिया जीत जाता है और फिर हनामी उसे किकुची का फोन नंबर देती है ताकि वो उससे बात कर सके। लेकिन फुमिया इस बारे में थोड़ा अनश्योर होता है क्योंकि उसे लगता है कि ये थोड़ा अजीब हो सकता है, खास तौर पर क्योंकि किकुची ने खुद उसे अब तक अपना नंबर नहीं दिया है। हालांकि हनामी उसे भरोसा दिलाती है कि उसने पहले किकुची से पूछा था कि क्या वो उसका नंबर फुमिया को दे सकती है और किकुची ने इस बात के लिए एग्री कर लिया था, इसीलिए वो अपना पहला मैसेज भेजता है और कुछ देर सोचने के बाद कि उसे क्या लिखना चाहिए और फिर वो उसे सेंड कर देता है। और हनामी उसे समझाती है कि उसे क्विक रिस्पांस की परवाह नहीं करनी चाहिए क्योंकि किकुची आमतौर पर जवाब देने में समय लगाती है। हालांकि इस बार वो तुरंत जवाब देती है जिससे ये साफ होता है कि वो फुमिया में काफी इंटरेस्ट रखती है। और इसके बाद जब वो खाना खा रहे होते हैं हनामी उसे बताती है कि बाकी सभी लोग रात के लिए एक बारबेक्यू प्लान कर रहे हैं और इसका मेन गोल है इसुमी और नकामो एक साथ कुछ समय बिता सके। और अब अगले दिन सभी लोग मिनामी के घर इकट्ठा होते हैं लेकिन वो उन्हें बताती है कि उसका परिवार अभी अभी आया है इसलिए उन्हें कहीं और मिलना होगा। और हिनामी सुझाव देती है कि वो फुमिया के घर चल सकते हैं और सभी वही जाने का फैसला करते हैं। और फुमिया की छोटी बहन अपने घर में इतने सारे फ्रेंड्स को देखकर काफी एक्साइटेड हो जाती है और फुमिया के कमरे में मिनामी मैगजीन ढूंढने की कोशिश करती है लेकिन उसे सिर्फ गेम कंट्रोलर मिलते हैं। और इसके बाद वो लोग डिस्कस करते हैं कि नकामो और इसुमी को एक साथ समय बिताने के लिए कैसे इनकरेज किया जाए और फिर वो लोग एक प्लान बनाते हैं। और इसके बाद मिजू देखता है कि फुमिया ने हेयर वैक्स खरीदे हैं लेकिन उसे इसे इस्तेमाल करना नहीं आता, इसलिए वो उसका लुक बदल देता है और लड़कियां उसके नए स्टाइल को अप्रूव कर देते हैं। और अगला दिन फुमिया के लिए एक बड़ा चैलेंज लेकर आता है क्योंकि ये उसका पहला डेट है और किकुची आती है और वो दोनों मूवी देखने जाते हैं जहाँ वो बहुत अच्छा समय बिताते हैं। और हालत तब कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं जब फुमिया को महसूस होता है कि वो बहुत ज्यादा बात कर रहा है और वो उन टॉपिक्स को कवर नहीं कर पाया जो हिनामी ने बताए थे और वो कॉन्वर्सेशन टॉपिक बदलने की कोशिश करता है जिसे किकुची तुरंत नोटिस कर लेती है। और बातचीत के दौरान वो कहती है कि कुछ मौकों पर उसके साथ बात करना आसान होता है लेकिन कुछ मौकों पर ये चैलेंजिंग हो जाता है। हालांकि वो क्लियर करती है कि उसे जनरली किसी से बात करना मुश्किल लगता है, सिर्फ फुमिया से नहीं। और वो उसे बताती है कि आज उसे बहुत मजे आए और वो फिर से बाहर जाना चाहेगी। और फुमिया को भी डेट पसंद आता है और हनामी की सलाह मानते हुए वो उसे फायरवर्क्स देखने के लिए इनवाइट करता है लेकिन उससे पहले उन्हें एक रिवर साइड बोट हाउस जाना होगा। और प्लान शुरू होता है और वो किसी तरह नकामो और इसुमी को एक साथ बिठाने में कामयाब हो जाते हैं। हालांकि ये काफी नहीं है इसीलिए वो पूरा दिन ऐसी सिचुएशन बनाने में बिताते हैं जिससे वो दोनों और करीब आ सके। और इन सब के बीच फुमिया को एहसास होता है कि वो पहले कभी ऐसे माहौल में नहीं रहा लेकिन बाकी सबके साथ रहना अच्छा लगता है। और इसके बाद रात होती है और प्लान का आखिरी हिस्सा ये है कि नकामो और इसुमी किसी डार्क प्लेस पर अकेले जाएं और वो इस चीज में भी कामयाब हो जाते हैं। और आखिर में वहाँ पर फुमिया और हिनामी ही बचते हैं और हनामी उसे बताती है कि उसके लिए एक एक्स्ट्रा टेस्ट है और फिर वो ऐसा एक्ट करती है जैसे वो सच में डर गई हो ताकि वो देख सके कि फुमिया ऐसे सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करता है। लेकिन फुमिया जानता है कि ये सब कुछ एक्टिंग है इसलिए वो उसकी परफॉर्मेंस रोकने की कोशिश करता है और उसी वक्त उसे एक कीड़ा दिखता है और फुमिया उसे भगा देता है। और इस बार वो दोनों सच में डर जाते हैं और हनामी उसे मदद मांगती है कि वो उससे उठने में मदद करे। और जब फुमिया ऐसा करता है तो वो एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं। लेकिन ये भी हनामी की तरफ से एक टेस्ट था। और बाद में सब लोग इकट्ठा होते हैं और रात में हनामी उनकी प्रोग्रेस के बारे में बात करती है। और जब वो बातें कर रहे होते हैं तो कोई वहाँ पर पहुंचने वाला होता है और फुमिया तुरंत छुप जाता है और वहाँ पर आने वाला मिजू होता है और वो हनामी से सभी लड़कों और उनके बिहेवियर के बारे में बात करता है। और इसके अलावा वो उसे ये भी बताता है कि उसे कुछ ईर्ष्या होता है क्योंकि उसे लगता है कि बाकी सभी लोग ऑनेस्ट हैं और जो भी उनके दिमाग में होता है वो लोग वही कहते हैं, जबकि उसे ऐसा महसूस होता है कि वो अपनी लाइफ एक स्पेक्टेटर की तरह जी रहा है। और वो मानता है कि हनामी भी अपनी लाइफ वैसे ही जी रही है, जिस पर हनामी जवाब देती है कि हाँ, कभी कभी उसे भी ऐसा ही महसूस होता है लेकिन उसे इस बारे में और सोचना होगा ताकि वो एक अच्छा आंसर दे सके। और मिजू ये भी बताता है कि उसे हनामी पसंद है लेकिन वो जानता है कि अगर वो उसे आस्क आउट करेगा तो वो मना कर
कर देगी। और इससे पहले कि वो लोग बातचीत जारी रख पाते, फूमिया अब और कंट्रोल नहीं कर सकता और अब वो वहाँ से बाहर आ जाता है और वो उनकी बातें सुनने के लिए माफी मांगता है और मिज़ू उसे चिंता करने के लिए मना करता है और वो मजाक करता है कि वो तीनों ही अजीब हैं। और अगले दिन फायरवॉश का दिन होता है और फूमिया किकुची से मिलता है और वो दोनों इसे अपने पहले डेट से भी ज्यादा एंजॉय करते हैं। लेकिन इस बार फूमिया वो कॉन्वर्सेशन टॉपिक यूज नहीं करता जो उसने सीखा था और ना ही कोई कॉन्वर्सेशन स्किल यूज करता है। और जब वो किकुची से पूछता है कि क्या इस बार उसके साथ बात करना आसान लग रहा है, तो वो हाँ में जवाब देती है और ये सब उसे ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या वो जो कर रहा है क्या वो सही है। और जब वो हनामी से मिलता है तो वो उसे बताता है कि शायद उसे स्किल और अपने बिहेवियर में एक बैलेंस ढूंढने की जरूरत है। लेकिन हनामी को ये आइडिया पसंद नहीं आता और वो उससे पूछती है कि सच में वो सब कुछ एबेंडन करके सिर्फ अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो करना चाहता है। और वो कहती है कि स्ट्रेटेजी ही लाइफ में सर्वाइव करने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है, लेकिन अगर वो उन्हें फॉलो नहीं करना चाहता तो ठीक है। और इसी के साथ ये सब खत्म हो जाता है और वो पिन वापस कर देती है जो उन्होंने खरीदी थी और फिर वो ट्रेन पकड़कर चली जाती है। और इस बीच फूमिया उस रिलेशनशिप को देखता है जिसे उसने हमेशा स्ट्रॉन्ग समझा था और वो टुकड़े टुकड़े होता देखता है बिना किसी वार्निंग के। और किकुची उसकी सिचुएशन में उभरने में मदद करती है और वो सब कुछ बता देता है जो उसने किया था, उसके गोल, उसके स्किल और बाकी सब कुछ। और फूमिया कहता है कि उसे नहीं पता कि वो क्या बनता जा रहा था। एक तरफ उसे अपना नया रूप पसंद था और वो सब कुछ जो वो कर सकता था, लेकिन दूसरी तरफ उसे ऐसा भी लग रहा था कि वो असल में एक मास्क बना रहा था जो असल में वो नहीं था। और किकुची उससे कहती है वो उसे वैसा ही पसंद है जैसा वो है, लेकिन वो इस बात को भी एडमायर करती है कि वो चेंज करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही उसे उस इंसान का भी ग्रेटफुल होना चाहिए जिसने इस चेंज की शुरुआत की थी। और ये सुनकर फूमिया हर चीज पर रिफ्लेक्ट करने लगता है और रात में वो हनामी को एक मैसेज भेजता है मिलने के लिए। और अगले दिन वो लोग उसी जगह पर मिलते हैं जहाँ उन्होंने अपनी आइडेंटिटी रिवील की थी। और फूमिया उससे कहता है उसने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि चैलेंज वैसा ही था जैसा वीडियो गेम में होता है और रियल लाइफ से अलग आप वीडियो गेम में जो चाहे कर सकते हो। और उसे नहीं लगा था कि रियलिटी में भी ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन जब वो हनामी से मिला तो उसे एहसास हुआ कि ये पॉसिबल है। और उससे मिलने से पहले हर दिन बेकार लगता था, लेकिन जब वो उससे मिला तो सब कुछ बदलने लगा। और हालांकि एक मार्क्स बनाना उसकी प्रॉब्लम को हल नहीं करेगा, बल्कि ये उसके लिए एक नई प्रॉब्लम बन जाएगा। और वो हमेशा हर चीज में नंबर 1 बनना चाहता है, लेकिन एक चीज में वो उसे बीट नहीं कर सकती वीडियो गेम में। और इसकी वजह यह है कि उसके पास कोई क्लियर गोल नहीं है, लेकिन वो ऐसा करता है। और हनामी कहती है कि वो उसकी बातों से डिसएग्री करती है, लेकिन वो इसे टेस्ट करने के लिए तैयार है। और उस दिन से वो दोनों अपनी अपनी तरह से चेंज करने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ ही उनकी फ्रेंडशिप भी पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और अब अपनी स्किल इंप्रूव करने के लिए फूमिया उसी रेस्टोरेंट में काम करना शुरू करता है जहाँ पर मिज़ू काम करता है। और स्टोरी का कंक्लूजन होता है उसी तरह जैसे इसकी शुरुआत हुई थी। फूमिया फिर से स्मैश ब्रोस खेल रहा होता है, लेकिन इस बार एक बड़ा डिफरेंस है, वो अपने सभी फ्रेंड्स से घिरा हुआ है। और इसी के साथ इसका सीजन 1 खत्म होता है। और अगर इस वीडियो पर रिस्पॉन्स आता है तो मैं इसका सीजन 2 भी एक्सप्लेन करूंगा, तो इसीलिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक कमेंट भी कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। तो ठीक है, तब तक के लिए हम फिर मिलते हैं किसी और नए ब्रांड न्यू एनिमे के साथ। तब तक के लिए सायोनारा।